आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए बड़ विचार जो ध्वनियाँ आपकी होती हैं, स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, कंठ कौन है, तालु कौन है, मूर्धन्य कौन है, इनकी बातचीत करने जा रहे हैं। जहां जहां हिंदी आती है वहां वहां बड़ विचार अक्सर आपसे पूछा जाता है, ध्वनियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहा गया था 2-3 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको सही तरीके से सभी बातें यहाँ बताई जाएं, अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम के लिए कम समय में ज़्यादा बातें आपको बता दी जाएं। तो बड़ विचार में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार कितने स्वर हैं, कितने कितने व्यंजन हैं। तो स्वर की अगर बात करें तो स्वर और व्यंजन, स्वर कहीं आपको 11 मिलेंगे और कहीं आपको हो सकता है 11 से अलग 13 कहीं लिखे होते हैं, लेकिन आप स्वर कितने मानेंगे? 11। व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन आपके कितने? 33। और इसके बाद में अंतायस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं आपके। अंतायस्थ जो व्यंजन है वो 4 है। ऊष्मा वाले होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वो भी आपके कितने होते हैं? 4। अभी हम लिखे देते हैं कि अंतायस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं। या, रा, ला, वा, ये आपके अंतायस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो शा, श और ये श, हा, ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन। अच्छे से जानते हैं स्वर कौन ध्वनियाँ होती हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो किसी भी तरीके से किसी दूसरे वर्ड की मदद नहीं लेती हैं। वर्ड क्या होते हैं? तो वर्ड आप लोग जानते हैं, वर्ड क्या है? वर्ड आपका आ, ई, ये सब आपके वर्ड है। का, खा, ग, घ, ये सब आपके क्या है? वर्ड हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जो आपका व्यंजन से किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं लेती हैं, व्यंजन से या फिर दूसरे स्वर से कोई मदद नहीं लेती हैं, स्वर कहलाती हैं। बोलने की अगर बात करें तो बोलने का कई प्रकार से आपने देखा होगा, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो कंठ से निकलती हैं, कंठ मतलब गले से निकलती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ओंठ की मदद से बोली जाती हैं, उनको ओष्ठ बोला जाता है। और कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो दांत की मदद से बोली जाती हैं, उनको दंत बोला जाता है। और कुछ मूर्धा से जो टकराकर ध्वनियाँ निकलती हैं उनको मूर्धन्य बोला जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको पंचमाक्षर बोला जाता है, नासिक जो नाक की मदद से बोली जाती हैं। तालब भी कुछ तालु से टकराकर बाहर निकलती हैं, तो तालब ध्वनियाँ कही जाती हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी हिंदी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, भाषा का विकास हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ग्रामर क्या तुरंत आ गई या सबसे पहले भाषा आई। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि आखिरकार सबसे पहले क्या व्याकरण के हिसाब से भाषा बनी है? तो भाषा का जन्म पहले होता है, भाषा का जन्म पहले हो गया। अब भाषा का जन्म जब पहले हो गया उसके बाद में आपकी क्या आएगी? इसी भाषा को लिपिबद्ध तरीके से करने के लिए व्याकरण आती है। लिपिबद्ध का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना कौन बताती है? व्याकरण। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपकी भाषा आई होगी, भाषा के बाद में उसकी व्याकरण बनती है। आज भी ऐसी कई भाषाएं हैं जिनकी किसी भी प्रकार की कोई व्याकरण नहीं है, जैसे हरियाणवी हो गई, इसकी क्या व्याकरण है? कोई व्याकरण नहीं है। लेकिन हिंदी की आप लोग जानते हैं लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपियां बनी बाद में। तो व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए व्याकरण, व्यवस्थित तरीके का मतलब ये हो गया, का के बाद में खा आएगा, ये हमको पढ़ाया जाता है, ये व्यवस्थित तरीका है। खा के बाद में गा आएगा, घा आएगा, इस प्रकार से ये लिपिबद्ध है, क्रम से व्यवस्थित ढंग है। अब कोई बोले नहीं खा पहले आएगा, का बाद में आएगा, तो ये ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, इसकी अनुमति नहीं देती है। तो भाषा पहले आई। अब भाषा कहाँ से बनी? तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि ध्वनियाँ निकाली, ध्वनि आई। अब ध्वनियाँ सबसे पहले आई होंगी, ध्वनि के बाद में छोटे छोटे वर्ड बने। अब वर्ड के बाद में जब वर्ड हो गए, वर्ड आपका का, ख, ग, ये सभी वर्ण हैं। ध्वनि सबसे पहले आवाज निकाली होगी, फिर उन्होंने वर्णों का रूप लिया होगा, क, ख, ग, घ। अब इन सभी वर्णों को मिलाया गया होगा। वर्ड को जब मिलाया गया होगा तब शब्द बनेंगे। वर्ड को मिलाकर क्या बनेंगे? इनका एक बार क्रम देख लीजिए। सबसे पहले ध्वनि के बाद में आपके क्या? ध्वनि से वर्ड, और वर्ड के बाद में कई वर्ड मिल गए, जैसे का और खा,
चा और ला, ये वर्ड दोनों मिल गए तब आपका क्या बना, शब्द बना चल। तो ये आपका शब्द बन गया। जब बहुत सारे शब्द व्यवस्थित तरीके से लिखे गए, बहुत सारे शब्दों का समूह जो लिखा गया, तब वो आपके क्या बने, वाक्य बने। तो ये आपकी पैटर्न रहेगी, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप जान गए ध्वनि, ध्वनि जो आवाज़ निकालते हैं, फिर वर्णों की बात होगी, फिर वर्ण से शब्दों का निर्माण होगा, और कई सारे जब शब्द होंगे तो आप लोग क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। तो अभी हमने जाना स्वर क्या होते हैं, तो इतना डिटेल में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी ध्वनियाँ जो अबाध रूप से बोली जाती है, यानी कि उनका कोई रुकावट नहीं है। आपने आ बोला तो कहीं भी आपकी जो जीभ है कहीं भी आपकी टकराएगी नहीं किसी भी प्रकार से। जहां आप बात करेंगे आ की, आ से लेके जितने भी हमारे स्वर 11 हैं, तो 11 जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र हैं, मतलब किसी के सहारे से नहीं बोले जाएंगे। अब व्यंजन की बात कर लें तो व्यंजन में सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यंजन जो है, व्यंजन किससे डिपेंडेंट है, तो व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की मदद से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। अब व्यंजन आपके, अभी आपने समझा कि व्यंजन आपके कितने हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है व्यंजन की अगर बात करें तो स्पर्शी व्यंजन आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन है, का वर्ग है, का वर्ग। अब का वर्ग में आपका क्या होता है, क ख ग या। अब यहाँ पे लिखेंगे का ख ग घ इंगा, तो ये आपका का वर्ग होता है। इनका जो उच्चारण स्थान जो आपका है वो क्या होता है, कंठ होता है, कंठ गले से। तो इसे का वर्ग को आप लोग कंठ ध्वनि भी कहते हैं, कंठ। अब तालु की बात कर लें तो तालु से कौन कौन सी ध्वनियां निकाली जाती है उनकी बात कर लेते हैं। चा छा जा झा या, तालु। चा वर्ग, चा छा जा झा या, इनको हम लोग बोलते हैं तालुब या फिर तालु। अब जब तालु की बात हो गई, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, एक कंठ हो गया, तालु हो गया, फिर इसके बाद में मूर्धन्य की बात करेंगे, मूर्धन्य के बाद में दंत की बात करेंगे। दंत से कौन बनती हैं, त थ द ध न। और ओष्ठ की अगर बात करें, जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप कोई शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, पा आपने बोला तो पा बोलने के लिए आपको ओंठ का प्रयोग करना पड़ा, तो ओष्ठ ध्वनियों में आपकी कौन हो जाएंगी, पा फा बा भा मा। तो यानी कि कितने वर्ग आपके बनेंगे, आपके वर्ग बनेंगे कितने, 5 वर्ग बनेंगे। एक आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, और इसके बाद में आप कौन वर्ग बनाएंगे, मूर्धन्य वाला बनाएंगे, और इसके बाद में क्या होगा, आपका दंत होगा, दंत के बाद में आप ओष्ठ बनाएंगे। तो चा वर्ग के बाद में, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे ट ठ ड ढ अणा। इसके बाद में ता वर्ग आप लिखेंगे, ता था दा धा ना। इसके बाद में पा वर्ग आप लिखेंगे, पा फा बा भा मा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पा वर्ग को आप लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। ओठों से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पा फा बा भा मा। और ता था दा धा ना का जो होता है वो दंत के सहारे, ता, दांत से आपकी जीभ टकराएगी, तो ये आपका दंत हो गया, दंत। इसके बाद में ये जो है टा ठा डा ढा अणा, जब प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं तो इसका मतलब ये तालु से जीभ टकराती है, तो इसको ये मूर्धन्य से, मूर्धा से, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य हो जाएंगे। तो आप अब समझ पाए 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों को हम लोग का से लेके मा तक, पहली वाली लाइन में आपकी कितने हैं, 5। इधर भी आपके कितने हैं, 5। इधर भी 5 हैं। तो कहने का मतलब इधर 5 हैं, इधर 5 हैं, नीचे भी 5 हैं, और इधर भी आपके 5 हैं। इधर 5, 5 और 5। ये आपका शेप कैसा हो गया, एक वर्गाकार शेप हो गया। तो इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। इनकी सभी की साइडें बराबर हो गई, इधर ऊपर 5, सभी जब साइडें सभी बराबर हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के अलावा इनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्शी व्यंजन एक जगह आप देखेंगे एक वर्ग में 5 हैं, तो ऐसे वर्ग कितने आपके, 5 हैं।
तो 5 गुणे 5 अब जब आप करेंगे तो 25 हो गए। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है, का से लेके माँ तक। और इन्हीं को हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये तो आपके सभी वर्ग रहे। अब इनको याद करने के लिए भी हम लोग कुछ सूत्र लिखेंगे। अब बातचीत करी जाएगी सघोष की, अघोष की, महाप्राण की और अल्प प्राण की। आखिरकार इनके बाद में एक ही क्वेश्चन बचता है आपका, अल्प प्राण ध्वनिया कौन है, महाप्राण ध्वनिया कौन है, तो सघोष कौन है, अघोष कौन है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब आप इसमें अघोष ध्वनिया और सघोष ध्वनिया, अघोष और एक होती है सघोष। सघोष ध्वनिया होती कौन है, इनको जान लीजिए। कंठ के पास में, हमारा जो कंठ है, कंठ के पास में, गले के पास में, यहाँ कंठ के पास में बहुत सारी छोटी छोटी सी स्वर तंत्रियाँ लगी होती हैं। स्वर तंत्रियाँ जो आवाज़ हमें देती हैं, स्वर तंत्रियाँ होती हैं। तो इन स्वर तंत्रियों से जो वर्ड आपके टकराते हुए बाहर निकलेंगे उनको हम लोग सघोष कहते हैं। और जो वर्ड नहीं टकराएंगे, जो वर्ड हैं जो नहीं टकराएंगे इन स्वर इंद्रियों से, वो आपके अघोष होंगे। अब सवाल यह है कि अघोष कौन है, सघोष कौन है। तो बस अगर आपको ये वर्ग आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको सघोष और अघोष करने में। अघोष आपके होते हैं ये पहला और दूसरा, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, इनको आप लोग अघोष कहेंगे। अगर ये अघोष हो गए तो इसका मतलब ये बाकी के आपके क्या रहे, ये जो आपके रहे बाकी के, तो ये आपके क्या रहे, सघोष रहे। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए का जो है अघोष ध्वनि या सघोष ध्वनि है, तो आप बड़े आराम से बता देंगे का जो है एक बिल्कुल अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनियों के लिए कई लोग सूत्र बताते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र वही बताते हैं कि पहला और दूसरा। अघोष के लिए आपका कौन कौन याद रखेंगे आप लोग, पहला और दूसरा वर्ड। और सघोष के लिए आप लोग याद रखेंगे क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, ये सघोष होगा। हमेशा आप लोग याद रखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आप सघोष कहेंगे। पहला और दूसरा जो वर्ड है उसको आप अघोष कहेंगे। ये तो हमने समझ लिया कंसेप्ट अघोष और सघोष का। इसके अलावा भी कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो अघोष होती हैं। अघोष में और कौन कौन आएंगी, तो अघोष में आप देख लीजिए शा, शा और शा। ये किसकी बात हमने करी है, तो ये बात हमने करी अघोष की। शा, शा और शा ये अघोष हैं। और सघोष में क्या होगा, तो सघोष में यहाँ ब्रैकेट में हम लिखे देते हैं। सघोष में आपका क्या रहेगा, अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और एक और होगा आपका हा। आप जानते हैं सा, शा, शा और हा, तो ये ऊष्म व्यंजन है। शा, शा, शा और हा ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में आपको याद रखना है कि ऊष्म व्यंजन पूरे का पूरा जो परिवार है, सिर्फ हा को अगर छोड़ दिया जाए, हा को अगर छोड़ दिया जाए ऊष्म व्यंजन में, तो फिर ये पूरा परिवार शा, शा, शा अघोष के साथ जाएगा। और अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, पूरा ये परिवार, ये सब के सब किसके साथ में जाएंगे, सघोष के साथ में जाएंगे। इतनी बातें आपने सीखी। क्या सीखा, अघोष जो है वो आपका पहला और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड कहाँ से कहाँ तक, तो का से लेके जो पा वर्ग है, का वर्ग से लेके पा वर्ग जो है, इसका पहला और दूसरा आपका अघोष होगा। और इसमें भी खास बात ये आपको याद रखनी है कि ऊष्म व्यंजन जो आपके 4 होते हैं, इनमें से 3 शा, सा और शा, तीनों जो सा हैं आपके, तीनों जो आपके सा है, ये आपके क्या रहेंगे, अघोष रहेंगे। और सघोष की अगर हम बात करें तो सघोष में आपका क्या रहेगा, पूरा अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और साथ साथ में हा भी आपका सघोष रहेगा। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण की और महाप्राण की। बातचीत करेंगे अल्प प्राण की। अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। सबसे जरूरी बात है कि महाप्राण, जिसमें आपको आवाज जो है आपकी भारी हो जाए, यानी कि ज्यादा जोर लगाना पड़े। प्राण मतलब वायु, ज्यादा जब वायु आपकी बाहर निकलेगी तो फिर महाप्राण वो ध्वनि होगी। यहाँ प्राण का मतलब आप लोग समझेंगे वायु से। जब कम ध्वनि जब होगी, यानी कि कम वायु जब आपकी निकले, कम वायु जब आपकी निकलेगी तो इसको हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। और ज़्यादा जब आपकी वायु बाहर निकलेगी तो आप इन ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ कहेंगे, महाप्राण ध्वनियाँ। अब महाप्राण ध्वनियाँ होती कौन सी हैं वो भी आप समझ लेंगे। अगर आपको वर्ग पता है तो आप समझ लेंगे।
आपको वर्ग पता था का वर्ग, ये का हो गया। इसके बाद खा में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, का इधर खा इधर, अब फिर से गा इधर, का इधर था तो खा इधर हो गया, अब गा इधर, आगे का अगला घा इधर आएगा। नंबर किसका है तो इंगा आपका इधर आ जाएगा। मतलब ये एक के बाद में एक लिखते जाइए। अल्प प्राण में आप का इधर रखिए और खा आप इधर लिख लेंगे, का के बाद में ये का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप चलेंगे कहाँ पे, चा वर्ग पे। तो चा इधर, छा इधर, चा छा, इधर आपका जा हो जाएगा, इधर आपका झा हो जाएगा, और ये आपका क्या या हो जाएगा। ये आपका कौन सा वर्ग हो गया, का वर्ग के बाद में चा वर्ग हो गया। चा वर्ग के बाद में आप लोग क्या करेंगे, टा वर्ग पे चलेंगे, टा था डा, इधर आपका ढा, इधर आपका अणा होगा। फिर आपको ता वर्ग में देखना होगा, ता था दा धा ना। आप पा वर्ग में चलेंगे, पा फा, इधर बा भा, और ये आपका क्या होगा माँ। कहने का मतलब ये हुआ, यहां अगर आप सूत्र बनाना चाहें सूत्र भी बन गया। क्या सूत्र बन गया, ये आपका पहला वर्ड है, पहले के बाद में ये तीसरा है, ये आपका कौन है पांचवा, इधर आप देखेंगे दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सभी वर्गों के। और इसके साथ साथ में एक और बात याद रखेंगे, जो आपके ऊष्म व्यंजन है वो किस तरफ जाएंगे। अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आपके सा सा और आपका क्या हा, ये महाप्राण ध्वनियां होंगी। अल्प प्राण की अगर बात करें तो यहाँ अंतायस्थ रहेंगे, या रा ला वा, ये आपके अल्प प्राण में रहेंगे। तो सभी बातें आपने सीख ली, अल्प प्राण का कंसेप्ट आपने क्लियर किया। इसके बाद में महाप्राण ध्वनियां भी आप लोग समझ गए। और इसके बाद में एक और फैक्ट आपका बचता है, वो होता है पंचमाक्षर, यानी कि नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप सब समझदार हैं, नासिक व्यंजन यहीं से क्लियर। ये जो पांचवा है ना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ड है आपका, इंगा हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया, तो ये सभी आपके क्या है, पंचमाक्षर है, नासिक हैं। यानी कि इनको बोलने में आपकी नासिका की मदद होगी। यहाँ जब आप बोलेंगे, अगर नाक अगर बंद कर लें तो इन वर्णों का प्रोनाउंसिएशन कर पाना मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये सभी नासिक होते हैं। कितने आपके, 5 हैं, 1 2 3 4, और ये आपका कितना रहा, 5। तो सभी बातें क्लियर हो गई। एक बार आप फिर से इसको देखेंगे तो सभी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो सूत्र इनके 4-5 सूत्र हैं, उन सूत्रों की हम लोग बात कर लेंगे, एक एक करके इनको हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कुछ सूत्र कैसे होंगे उनको देख लेते हैं। एक सूत्र आपका होगा अकुहु विसर्गनीय, और इसको हम लोग बोलते हैं कंठ। बहुत ध्यान से समझेंगे, अकुहु विसर्गनीय कंठ। इसका क्या मतलब है, तो आ का मतलब हो गया आ छोटा और बड़ा आ, और का मतलब हो गया का वर्ग। का वर्ग में आप सभी जानते हैं, का खा गा घा, यहाँ का खा गा घा इंगा, ये का वर्ग पूरा। हा भी होता है। और विसर्ग, जितनी भी आपकी विसर्ग हैं, विसर्ग आपकी विसर्ग पूरी तरीके से, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए हा कैसी ध्वनि है, तो हा को हम लोग बोलते हैं कंठ ध्वनि है। और इसके साथ साथ में हा के बारे में एक और बात याद रखिए, इसको आप काकल्य भी कहते हैं, काकल्य। हा एक काकल्य ध्वनि भी है, काकल्य ध्वनि। कई बार पूछी गई है हा कैसी ध्वनि है, तो आंसर आप देंगे काकल्य ध्वनि है। इसके बाद में एक और सूत्र है इचु यशा नाम, इचु यशा नाम तालब्य। इसका क्या मतलब हो गया, ई और बड़ी ई और पूरा आपका चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब आप सब जानते हैं, चा छा जा झा या, ये आपका चा वर्ग हो गया। या के बाद में ये सा, देख लीजिए ये सा कई बार पूछा गया है, तालब तालु ध्वनि है, शा हो गया। ये नाम का कोई मतलब नहीं है,
नाम यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन है, दोनों जगह आप हटा दीजिए। या और सा ध्वनियाँ भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये चू ये सा नाम तालब, ये आप ध्यान रखिए पहला, और ये दूसरा आपका हो गया। इसके बाद में और आपका होता है ऋतु, रसा नाम, मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होंगी? तो ऋर, ये आपका हो गया। टा वर्ग, टा वर्ग में आप सब जानते हैं टा ठा डा ढा अणा, ये टा वर्ग पूरा, और रा, ये रा, और ये वाला सा, इनको याद रखेंगे। रा और सा ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। मूर्धन्य में कौन कौन होगा? ऋषि, टा वर्ग पूरा आपका टा ठा डा ढा अणा, और ये वाला रा, ये सा, ये दोनों कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। यहाँ ये सा था, ये सा, इसको आप याद रखेंगे और इसको भी आप याद रखेंगे। ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अब इसके बाद में और आपके 2-3 सूत्र होते हैं, उनको भी हम लोग, और है उपदमानी, उपदमानी ओष्ठ, ये आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों इसमें हो जाएंगे। और ये आपका पा वर्ग पूरा, पा वर्ग का मतलब पा फा बा भा मा। उपदमानी ध्वनियाँ कौन होती हैं? तो उपदमानी ध्वनियाँ कुछ ऐसी, ये उपदमानी का निशान है, तो इसको अगर आपके वर्ड के आगे लगा है तो उसको हम उपदमानी ध्वनियाँ बोलेंगे, उपदमानी। तो उप, उपदमानी, ओष्ठा, इन सभी का जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो ओष्ठ होगा, ओष्ठ पा वर्ग वाला, और ऊ वाला। उपदमानी जितनी ध्वनियाँ, उपदमानी का निशान आपका ये रहा। और 2 और होते हैं दंतोष्ठ, अगर बात करें तो वा और फा, इनको आप याद रखेंगे। वकार दंतोष्ठ इसका सूत्र होता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, वकार दंतोष्ठ है। इसमें फा भी आता है, वा भी आता है। अब इसी के साथ साथ में वत्सर व्यंजन जो होते हैं उनको भी जान लेते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, वत्सर व्यंजन कौन है? तो इसके लिए सूत्र होता है सरल ना, सरल ना, सरल ना, मतलब एक तो आपका सा, एक रा, एक ला और एक ना, ये वत्सर व्यंजन आपके हो जाएंगे। कई बार इनको पूछा गया है कि रा कैसा है, तो वत्सर व्यंजन के अंतर्गत आएगा, ला भी आएगा, ना भी आएगा और सा भी आएगा। ये सब बात का एक जो सूत्र है ऋतु लशा नाम दंत, तो लिर आपका तावर्ग, तावर्ग में आप सभी जानते हैं ता, था, दा, धा और ना, ये होते हैं। इसके बाद में ला और ये सा, ध्यान रखना ये वाला सा, इनके ऊपर बड़े फोकस करने की ज़रूरत है। ये सभी आपके दंत होंगे और इसी के साथ में सभी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब आप इसको रिपीट मारेंगे।